जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर। साथियों, हमने कल देखा था किस प्रकार से भूमंडलीकृत विश्व का बनना। उसमें हमने देखा था एक देश दूसरे देश से किस प्रकार से जुड़े हुए थे और किस कारणों से जुड़े हुए थे। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं, कहानी के माध्यम से हमको बस समझना है। इसमें क्या था, जैसे हिंद महासागर का जो क्षेत्र होता है वह एक तरह से व्यापारिक मार्ग बन गया था, यानी कि वहां एक तरह से वो हम कह सकते हैं वही उन लोगों का क्या बन गया था, रास्ता बन गया था व्यापार करने के लिए। और भारतीय उपमहाद्वीप भी उस समय के लिए क्या था, महत्वपूर्ण था उन समयों में, क्योंकि भारत और चीन उस समय अपने आप में सबसे धनी देशों में से एक थे, भारत और चीन। तो जो ये यूरोप वाले थे, इन लोगों ने क्या किया, यूरोप वाले भारत सिल्क रूट से होते हुए जाते थे लेकर के चीन से सामान, चीनी पोटरी या खाने की जो भी वस्तुएं थी, बदले में सोना चांदी लेकर के आते थे। इतना तो हमने देखा था। इसमें क्या था, ये लोग जब उस समय पेरू और एक मैक्सिको था, पेरू और मैक्सिको, वहां भी क्या थी, वहां खदानें थी। किस चीज की खदानें थी? सोने की खदानें थी, चांदी, मतलब विशेष तौर पे उसमें सबसे ज्यादा चांदी मिलता था। चांदी का वह एक हब था, समझ में आया? और कुछ नाम था, एल्डोरा से नाम था। वह सोने के लिए प्रसिद्ध था, यानी वहां सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती थी, सोना होता था। उसमें इन लोगों ने क्या किया, उस समय जो स्पेनिश और पुर्तगाली, ये दोनों सेनाएं क्या थी, नौसेना इनकी बहुत मजबूत और सशक्त थी। ये धीरे धीरे क्या करने लगे, पश्चिमी ओर जाने लगे। पश्चिमी का मतलब जो हमने बताया था ना कल, अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, बताया था ना उस पार्ट को। उन जमैका एक था, उन सब चीजों को मिला करके अमेरिका बनता था। तो ये लोग कहाँ जा रहे थे, अब पश्चिमी देशों से इन्होंने व्यापार करना प्रारंभ किया, उनकी तलाश में लोग जाने लगे। अब लोगों को जब पता चला कि मैक्सिको या पेरू, ये जो स्थान है, यहाँ पे चांदी सोने भरपूर मात्रा में मिल रहा है, तो यूरोपीय वहां भी पहुंचने लगे। यूरोपीय मतलब बहुत लोग आएंगे, ब्रिटेन वाले आएंगे, उसके अलावा पुर्तगाली आएंगे, डच आएंगे, स्पेनिश आएंगे, फ्रांस आएंगे, सब कुछ आएंगे। आपस में उनका संघर्ष भी चलता रहता था दबदबा के लिए। तो ये जो सेनाएं थी बहुत मजबूत थी, लेकिन ये सेनाओं का जीतने का मतलब केवल सेना से ही नहीं जीतते थे, ये लोग कुछ बीमारियां भी, कीटाणु लेकर के पहुंच गए थे। जो स्पेनिश अफसर थे, ये लोग पहुंच गए थे क्या लेकर के, चेचक। चेचक एक बीमारी होती है, हम लोग बोलते हैं उसको क्या, माता जी। हम लोगों के यहाँ गांव में या उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा, तो बाकी जो गांव मतलब होंगे उसमें बोला जाता है माता जी। वो बीमारी चेचक थी, उनसे भी उनको लड़ना पड़ रहा था। अब देखो, इन लोगों के यहाँ पहले ही से चेचक था, चेचक का इन लोगों ने टीका या दवा इलाज खोज लिया होगा। अब जब दूसरे देश के लिए कोई बीमारी जाएगी तो क्या हुआ, उसके पास उसका इलाज होगा? नहीं होगा। जैसे देखो, हमारे यहाँ ही कोरोना आया, तो हमारे पास तुरंत तत्काल के लिए कोई दवा था? हम आविष्कार कर पाए थे? नहीं कर पाए थे। देखें ना पूरा दुनिया किस तरह से भयावह स्थिति से गुजरी, कितने लोग मरे। उसी समय उस दौर चेचक का था। सैनिकों से लड़ने के अलावा जो पश्चिमी देश थे वो किनसे लड़ रहे थे, बीमारियों से भी लड़ना स्टार्ट कर दिया। अब उनके पास अब दवा हुआ था ना इसके मामले में। अब एक तो वो लोग बंदूकों गोलियों से मारे ही जा रहे थे छीन करके, उनके अलावा रोगों से भी मरने लगे। लाखों लोग ऐसे ही कई लोग मर गए। ये धीरे धीरे अपना क्या करते गए, दबदबा बनाते चले गए। जीत का रास्ता क्या हो गया, आसान हो गया। अब देखो, सबसे बड़ा एक चीज होता है ना, इसीलिए किसी भी देशों को जैविक हथियार बनाने की इजाजत नहीं होती है। वायरस वाला एक वायरस होता है, जैविक हथियार उसी को बोल सकते हैं। वो हथियार अगर रहेगा तो पूरी दुनिया समझो संकट का खतरा रहेगा। माना तो यही जाता है, चीन वाले वुहान शहर में जैविक हथियार ही बना रहे थे, लीक हो गया, वही वायरस के रूप में आ गया, पूरी दुनिया उसको झेली दंश। तो यहाँ तो बेचारे जो यूरोप वाले थे, उनकी सेना मजबूत थी, उनके अलावा इन लोग बीमारियों भी अपने साथ बीमारी भी लेके चले गए दूसरे वहां देशों में। अब वहां दोनों लोगों को एक तो सेनाओं से भी लड़ना था और रोगों से भी लड़ना था। अब देखो, धीरे धीरे हमारे अंदर जब रोग आता है तो रोग को लड़ने के लिए हमारा शरीर ही तो उस रोग से लड़ता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। तो इन लोगों के लिए भी नया था, लाखों लोग मारे गए इनमें भी धीरे धीरे, लेकिन इनका भी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा होगा। लेकिन तब तक ये पुर्तगाली जो भी मतलब यूरोपी थे, इनका जीत का रास्ता क्या हो गया, आसान हो गया।
अब इन लोगों ने क्या किया, यहाँ औपनिवेशिक शासन स्टार्ट कर दिया 19वीं सदी तक जाते जाते। औपनिवेशिक शासन का मतलब ये लोग अब क्या कर लिए, औपनिवेशिक शासन। हमको पता है कि अमेरिका गुलाम था ब्रिटेन का, चीन गुलाम था, भारत गुलाम था, तमाम ऐसे देश थे जो किसके गुलाम थे, इन्हीं लोगों के। उस समय में बहुत मजबूत सेना थी किसके पास, पुर्तगालियों के पास। समझ में आया। तो रोग भी लेकर के लोग पहुंच गए तमाम चीजें से। अब इनका ये रास्ता, अब वहां ये लोग व्यापार के उद्देश्य से गए थे, लेकिन अब इन्होंने अपना क्या मकसद बना लिया, औपनिवेशिक शासन। अब उनके यहाँ ही क्या हो रहा था, चीन ब्रिटेन में अगर देखा जाएगा उस समय 19वीं सदी में, तो ब्रिटेन में बहुत बड़ा संकट था। ब्रिटेन में गरीबी भुखमरी अपने चरम पर थी। ब्रिटेन देश की बात हम कर रहे हैं। ब्रिटेन यदि उस समय आत्मनिर्भर बन गया होता तो ब्रिटेन में आपस में ही लोग क्या हो जाते, कटते मरते, क्योंकि धार्मिक टकराव था, भुखमरी थी, बढ़ती जनसंख्या थी, ये तमाम चीजें बढ़ रही थी। तो ब्रिटेन ने इनसे निपटारा करने के लिए क्या किया, औपनिवेशिक शासन स्टार्ट कर दिया। अब दूसरे देशों में जा रहे हैं, अपने देश में किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। जैसे देखो, उत्पादन का मतलब क्या होता है, जब हमारी चीज क्या होती है, किसी चीज की क्या होती है, मांग बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब मांग मान लेते हैं हम कितनी है, 120 की है, उत्पादन हमने कितने का किया, 100 का हमने उत्पादन किया, तो 20 कमी आ रही कि नहीं आ रही है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश किया जाना। अगर आत्मनिर्भर बनाया गया होता ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन में भुखमरी और बढ़ जाती, महंगाई और बढ़ जाती, क्योंकि ये जो 20 कम हो रहा था, इसके लिए ये मांग बढ़ी। तो जब हम जानते हैं किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो दाम क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब ये लोग क्या किए, ब्रिटेन वाले अपने देश से न लेकर के दूसरे देश पे आश्रित हो गए। मान लेते हैं यहाँ 100 रुपया किलो अगर कुछ मिल रहा है, जैसे उसी समय आया तो मक्का, कॉर्नला उसको बोला जाता है, उस पे मक्का पे प्रतिबंध लगा दिया किसने, ब्रिटेन वालों ने। ब्रिटेन वालों ने मक्का पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ये आयात करने लगे मक्का का, अपने देश में प्रतिबंध लगा दिए बनाने, उत्पादन करने के लिए, और दूसरे देश से क्या करने लगे, मंगाने लगे। क्यों, क्योंकि उनको मान लेते हैं अपने देश में 100 रुपया किलो मिल रहा है, तो दूसरे देश से मंगाने में उनको 50 रुपया खर्च करना पड़ रहा था। तो धीरे धीरे ये क्या हो गए, दूसरे पर निर्भर हो गए, दूसरे व्यापार पे, मतलब दूसरे देशों से अपना आयात स्टार्ट कर दिए थे और अपने आप प्रतिबंध कर दिए। तो ब्रिटेन उस समय आत्मनिर्भर नहीं बना, चल ही नहीं पाया होता। आत्मनिर्भर जानते हो ना, आत्मनिर्भर का मतलब सेल्फ डिपेंड। जैसे हमारे यहाँ भी आत्मनिर्भर हम लोगों को बनना पड़ा था। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम में हम लोगों के पास अनाज खाने के लिए नहीं रहते थे। भुखमरी अमेरिका धमकी देता था, क्योंकि अनाज कहीं से वहीं से मोटे अनाज मंगाए जाते थे। तो भारत में देखे ना, उसके बाद शुरुआत हुआ हरित क्रांति का। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भर ही बनाना, कि हम अपने देश में ही अनाजों का उत्पादन करेंगे, कि दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन ब्रिटेन वाले क्या किए, औपनिवेशिक शासन स्टार्ट कर दिए अपना। इन लोगों ने क्या कर दिया, अब ये लोग क्या करते थे, जाते थे कहां, अमेरिका में, मजदूर किसके, अफ्रीका के। अपने भी नहीं, सोचो इतना बड़ा इन लोगों का शासन चलता था कि ये लोग क्या करते थे, मान लेते हैं यहाँ अमेरिका में, अब ये लोग अमेरिका में खेती करवाते थे, और किससे, अफ्रीका के जो गुलाम लेकर के गए थे पकड़ करके, उनसे अमेरिका में जाके खेती, कपास की या उसके अलावा मक्का की, इन सब की खेती करवाते थे। अब इसी को कहते हैं, इस तरह से इनका साम्राज्य बढ़ता गया धीरे धीरे। बाकी अन्य भी यूरोपीय देश धीरे धीरे जाने लगे। अब उसके बाद से क्या हुआ, ब्रिटेन में, यूरोप में, ब्रिटेन नहीं कह सकते, यूरोप में उस समय गरीबी, भुखमरी या बढ़ते जो जनसंख्या, धार्मिक टकराव के कारण से, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कई टकरावों के कारण से लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, पलायन करने लगे। किस, पश्चिमी देशों में, यानी अमेरिका में 5-7 लोग, 10 लाख लोग क्या कर दिए, 5-7 करोड़ लोग ये यूरोप छोड़ करके कहां चले गए, पश्चिमी देशों में चले गए। समझ में आया।
और धीरे धीरे जो सिल्क रूट था, चीन से व्यापार करता था, चीन के ऊपर भी असर इसका पड़ा, क्योंकि अब ये सामान ये लोग यहीं से उत्पादन कर लेते थे और यहीं से मंगा लेते थे। यानी अब चीन की भी मंदी पड़ गई, भारत की भी मंदी पड़ गई। धीरे धीरे उस समय जब बता तो ना, दोनों देश बहुत धनी देश थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोग दूसरे देश पे निर्भर हो गए। उस देश पे निर्भर ना होकर के बल्कि उसको गुलाम बना लिए। देश दूसरा, शासन कोई और, काम अपना करने वाला दूसरा। इतना सोचो सशक्त ये लोग हो गए थे। व्यापार की 3 नीतियां होती हैं। व्यापार के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। किसकी किसकी? एक तो व्यापार हम करेंगे तो किसके लिए, कैसे करेंगे? श्रम रहेगा, उसके अलावा पूंजी रहेगी। व्यापार कब होगा? श्रम। तो श्रम के लिए लोग अफ्रीका वालों को लेकर चले गए। पूंजी मतलब जानते हो ना, धन लगाना। इस प्रकार से हम देखेंगे तो इन्होंने क्या, खोजते खोजते रास्तों की तलाश में ये लोग क्या कर गए, एक देश से दूसरे देश में पहुंच गए, भूमंडलीकृत विश्व को बना लिए। लेकिन क्या देखें हमने कि धीरे धीरे इन्होंने अपना क्या कर लिया, उस पर औपनिवेशिक शासन कर लिया। यानी अब उसको गुलाम बना लिया धीरे धीरे देशों को। और ब्रिटेन देखो, एक ऐसा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं उसकी है, उत्तर प्रदेश से भी कम जनसंख्या होगी उस पूरे यूरोप का ही, लेकिन उन लोगों ने अच्छे अच्छे देशों को क्या किया है, गुलाम बना करके रखा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। किस प्रकार से वो लोग कहां से कहां पहुंचे, तो इस चैप्टर में यही दिया हुआ है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। हमने देखा व्यापारिक मार्ग की तलाश में करते करते अपनी वस्तुओं की आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे देशों से व्यापार करने के बाद उस देश पे ही अधिकार कर लिया इन लोगों ने। बाकी आगे का जो भी लेक्चर है अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।